नमस्कार बच्चों, मैं अभय मिश्रा, प्रवक्ता गणित, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज लखनऊ। आपसे आज उपचारात्मक शिक्षण में समुच्चय के बारे में बातचीत करूंगा। तो हम लोग पहले समझेंगे कि समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय की अगर हम परिभाषा देखें तो कहा जाता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। पहले तो हम किसी भी बहुत सारी चीज़ें अगर इकट्ठा कर लें तो उसको हर संग्रह को समुच्चय नहीं कहा जाएगा, उसका सुपरिभाषित होना बहुत ज़रूरी है। तो सुपरिभाषित क्या है या इसको वेल डिफाइंड कहते हैं। तो वेल डिफाइंड और सुपरिभाषित को हम लोग समझते हैं निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा कि इसका क्या मतलब होता है। तो पहला है कक्षा में बच्चों का संग्रह। तो आपके क्लास में मान लीजिए 20 बच्चे हैं, तो 20 के नाम फिक्स होंगे कि ये राम, श्याम, मोहन, ये सब बच्चे आपकी क्लास को बिलोंग करते हैं। अगर ये इसके अलावा कोई दूसरी कक्षा का बच्चा पूछा जाए कि वो आपकी कक्षा में है कि नहीं, तो आप सब बच्चे कहेंगे कि नहीं, ये बच्चा हमारी क्लास का नहीं, ये 10th क्लास का है या 9th क्लास का है। तो आपकी कक्षा में जो बच्चों का संग्रह है वो सुपरिभाषित है। आप साफ साफ बता सकते हैं कि ये बच्चा हमारी क्लास का है या हमारी क्लास का नहीं है। अब 1 से 100 तक सम संख्याओं का संग्रह देखिए। तो अगर हम सम संख्याएं लिख लें तो सम संख्याएं क्या होंगी? 2, 4, 6, 8, इस तरीके से लिखेंगे 100 तक। तो अगर हम पूछें कि 6 इसमें आता है तो आप लोग कहेंगे हाँ आता है। लेकिन अगर हम कहें 3 है इस संग्रह में, तो आप सबका जवाब होगा 3 इस संग्रह में नहीं है। तो यहाँ भी आप देखिए हम साफ साफ बता पा रहे हैं कि 3 इस संग्रह में है कि नहीं है। केवल सम संख्याएं इस संग्रह में आएंगी या विषम संख्याएं होंगी वो इस संग्रह में नहीं आएंगी, या भिन्न जो होंगे वो नहीं आएंगे। तो ये भी एक सुपरिभाषित है संग्रह और इसको हम समुच्चय कहेंगे। अब तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश के जिलों का संग्रह ले लीजिए। अगर हम किसी उत्तर प्रदेश के जिले का नाम लें तो आप सब लोग कहेंगे कि हाँ ये उत्तर प्रदेश का जिला है। जैसे अगर पूछा जाए लखनऊ उत्तर प्रदेश का जिला है तो आप लोग कहेंगे हाँ है। कानपुर के लिए भी यही जवाब होगा, गाजियाबाद के लिए भी यही जवाब होगा। लेकिन अगर हम कहें भोपाल उत्तर प्रदेश का जिला है तो आप कहेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश का जिला भोपाल नहीं है। तो यहाँ भी हम डिफाइन कर पा रहे हैं कि कौन सा जिला हमारे इस सेट में आ रहा है या संग्रह में आ रहा है और कौन सा जिला इस संग्रह में नहीं आ रहा। तो उत्तर प्रदेश के जिलों का संग्रह भी जो है वो एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो ये भी एक सेट होगा या समुच्चय होगा। इसी प्रकार भारत के राज्यों की राजधानी का संग्रह, सबको मालूम है भारत के राज्य और उसकी राजधानी क्या है। तो जैसे हम कहें लखनऊ है तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसलिए ये इस संग्रह में आएगी। लेकिन अगर हम कहें कानपुर भी है तो कानपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी तो है नहीं, तो कानपुर को इस संग्रह में हम शामिल नहीं करेंगे। तो ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह है और ये इसलिए इसको भी हम एक समुच्चय कहेंगे। आगे देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर हम कहें बी इसमें है तो आप कहेंगे नहीं है, सी कहें है तो नहीं है, लेकिन ए अगर कहें तो है। तो ए क्या हो गया? इसका सुपरिभाषित है, इसलिए हम बता पा रहे हैं कि ए इसमें शामिल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए स्वर है, सी और बी स्वर नहीं है। तो इसलिए सी और बी संग्रह में शामिल नहीं है। तो ये भी सुपरिभाषित है, इसलिए इसको भी हम समुच्चय कहेंगे। प्राकृत संख्याओं का संग्रह अगर हम लिख लें 1, 2, 3, 4, ऐसे प्राकृत संख्याएं आपको मालूम है काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। तो अगर हम कहें -1 है, -1 आपका अगर मैं पूछूं तो क्या कहेंगे? -1 इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर 1 कहें तो सब लोग कहेंगे हाँ 1 है। 2 पूछें तो 2 है, लेकिन -2 नहीं है। तो ये भी सुपरिभाषित है। हम लोग बिल्कुल बता पा रहे हैं कि कौन सी संख्या इसमें आएगी और कौन सी संख्या इस संग्रह में शामिल नहीं है। तो ये भी एक समुच्चय होगा। पूर्णांकों का संग्रह ले लीजिए, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह लिखते जाइए। तो ये सब पूर्णांकों का संग्रह है। और अगर हम कहें कि 0.5 इसमें है, 0.5 क्या है? दशमलव अंक है, या इसको अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 भिन्न है, तो भिन्न इसमें नहीं है, या दशमलव के अंक इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अगर हम 1 कहें तो आप कहेंगे हाँ 1 है, 2 भी है, 3 भी है। तो ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह है। यहाँ पे भी हम साफ साफ बिल्कुल बता पा रहे हैं कि कौन सी संख्या इसमें आएगी और कौन सी इसमें नहीं आएगी, इसलिए ये भी क्या होगा? एक समुच्चय होगा। अब देखिए परिमेय संख्याओं का संग्रह। तो परिमेय संख्याएं आपको मालूम है कैसे लिखते हैं? P/Q, लेकिन Q क्या हो?
जीरो ना हो। तो ऐसी कोई भी संख्या जो भिन्न होगी, अगर लिखी होगी या पूर्णांक होंगे लिखा होगा, तो हम बता देंगे कि ये परिमेय संख्या है। अगर हम लिख दें √2 पूछें, √2 है, तो √2 क्या होता है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो √2 तो शामिल नहीं है, तो ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए इसको भी हम समुच्चय कहेंगे। ऐसे संग्रह जो समुच्चय नहीं है, हम लोग इसको देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से संग्रह हैं जो समुच्चय नहीं है। तो पहला देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 5 बल्लेबाजों का संग्रह है। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 5 बल्लेबाज कौन हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आप किसी दूसरे बल्लेबाज को बनाएंगे, दूसरा लड़का किसी दूसरे बल्लेबाजों को बनाएगा। मान लीजिए कोई कहता है कि ABCDE सर्वश्रेष्ठ हैं, दूसरा कहेगा नहीं FGHIJK, ये नाम है, मैंने इसको सिंबल में लिखा है, नाम लिखना उचित नहीं है। तो इस तरीके से ये सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर हम पूछें कि बी है, तो एक कहेगा बी तो हमारे में है लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ पे सबके लिए सबकी लिस्ट अलग अलग हो जाएगी, तो सब लोग कोई किसी को सर्वश्रेष्ठ मानेगा, कोई किसी को सर्वश्रेष्ठ मानेगा। तो इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है या वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये एक समुच्चय नहीं होगा। सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, इसी तरह कोई इस तरीके से बना लेगा, कोई इस तरीके से, कोई और एक दूसरी लिस्ट बनाएगा जिसके लिए खतरनाक जानवर हो। कोई शेर से डरता है, कोई सांप से डरता है, कोई कुत्ते से डरता है, कोई छिपकली से डरता है, तो सबकी लिस्ट अलग अलग है। अगर हम पूछें कोई जानवर खतरनाक आएगा इसमें कि नहीं, तो हो सकता है वो आपकी जितने लोग हैं किसी की लिस्ट में ना हो। अगर हम किसी जानवर का नाम लें तो कैसे पता चलेगा कि ये खतरनाक है कि नहीं, लेकिन हम कहें वो खतरनाक है, तो ये सुपरिभाषित ये भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये संग्रह नहीं हो सकता। 5 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, सेम कंडीशन यहाँ भी है। प्रतिभाशाली का कोई मानक नहीं है, कोई किसी तरीके से प्रतिभाशाली है, कोई किसी तरीके से प्रतिभाशाली है। तो यहाँ भी लिस्ट सबकी अलग अलग हो जाएगी, सबके मत अलग अलग होंगे, तो ये भी हम डिफाइन नहीं कर सकते या इसको हम सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। या 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह, ये भी वही बात हो गई। यहाँ भी सबकी लिस्ट अलग अलग होगी, सब लोग अलग अलग लोगों का नाम लिखेंगे, अलग अलग गणितज्ञों का, तो ये भी सुपरिभाषित नहीं है। अब सुंदर व्यक्तियों का संग्रह, कोई कहेगा कोई सुंदर नहीं है, कोई कहेगा कि ABCD सुंदर हैं, कोई कहेगा नहीं EFGH सुंदर हैं। तो सब लोग अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सुंदर कहें, कोई कहेगा मैं ही सुंदर हूँ, कोई कहेगा इस दुनिया में कोई सुंदर है ही नहीं है। तो यहाँ पे भी ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं होगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह देख लेते हैं जो हमारे समुच्चय में इस्तेमाल होते हैं। पहला चिन्ह है ये, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। अगर हम कोई सेट A लिख दें 1 2 3 4, तो अगर हम कहें 1 इस सेट को बिलोंग करता है और हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू A। इसी तरह 2 बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग्स टू A, 4 बिलोंग्स टू A। लेकिन अगर हमें बताना हो, कोई पूछे 5, तो 5 इसको बिलोंग नहीं करता है, तो हम इसको ऐसे लिख के और ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो हो जाएगा 5 डज नॉट बिलोंग टू A। इसी तरह 6 डज नॉट बिलोंग टू A, 7 डज नॉट बिलोंग टू A। ये तो बिलोंग्स टू का हो गया। एक होता है सिंबल ये सच दैट, और एक सिंबल है उल्टा है, ऐसे काट देते हैं, इसको लिखते हैं फॉर ऑल या फॉर एवरी। अभी हम लोग जब सबसेट पढ़ेंगे तो सबसेट का चिन्ह ये होता है, अगर ऐसे लिखा हो तो इसको पढ़ते हैं A इज सबसेट ऑफ B। तो इनका आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। अब समुच्चय को कैसे लिखते हैं, इसके 2 मेथड हैं। एक तो है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। ऊपर वाले को या रोस्टर या सारणीबद्ध रूप को टेबुलर मेथड भी कहते हैं, और दूसरे को समुच्चय निर्माण विधि को सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं। तो जैसे सारणीबद्ध रूप नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, जो भी अवयव होंगे सेट के सब एक एक करके लिखे जाएंगे। जैसे हम कहें एक सेट जिसमें प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय,
कहाँ से कहाँ तक? 1 से 5 तक। 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अगर हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। ये क्या हो गया? 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसमें सारे अवयव या एलिमेंट इसके लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये सारणीबद्ध रूप है। सारणीबद्ध में एक एक एलिमेंट को लिखा जाता है अलग अलग रूप से। और समुच्चय निर्माण विधि में ये होता है किसी प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। जैसे इसी को अगर हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना हो तो हम लिखेंगे ए ऐसे x सच दैट x बिलोंग टू 1 to 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 to 5 एंड x इज नेचुरल नंबर। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी बेस होता है। जब समुच्चय निर्माण विधि लिखते हैं वो प्रॉपर्टी बेस होता है। जैसे अगर कोई सेट हम लिखा हुआ है, मान लीजिए ए ऐसे लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में 2, 4, 6, 8, इस तरीके से। तो हम इसको अगर समुच्चय निर्माण विधि में लिखना हो तो लिखेंगे ए एक्स सच दैट, ये 2 पॉइंट लगाएंगे अलग अलग, x इक्वल टू 2n, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए n का मान 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 4, 3 आएगा तो 6, 4 रखेंगे तो 8 आएगा, इसी तरह ये चलता जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग कार्डिनल नंबर पढ़ेंगे। कार्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे कोई सेट है ए 1, 2, 3, 4, 5, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं सेट में वो उसका कार्डिनल नंबर होते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 5। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिखा जाता है Na5। अगर कोई दूसरा सेट मान लीजिए x, y, z लिखा हुआ है तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? Nb बराबर 3। अब हम लोग इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट को समझेंगे क्या होता है। तो इक्वल सेट क्या होता है? जैसे ए और बी 2 सेट अगर दिए हैं तो ए में भी वही एलिमेंट होंगे जो बी में होंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1, 2 है, 3, तो बी में भी वही एलिमेंट होंगे। जैसे 2, 1, 3 हमने लिख दिया। तो ए और बी के एलिमेंट सेम हो जब और कार्डिनल नंबर इक्वल हो, इसका कार्डिनल नंबर क्या है? Na 3 और Nb क्या है? 3। पहली कंडीशन ये है कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों में एलिमेंट सेम होने चाहिए। 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो दोनों के सेम एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर भी इक्वल है, तो ये इक्वल सेट हो जाएगा। अब एक इक्विवेलेंट सेट होता है। इक्विवेलेंट सेट में क्या है? इसका कार्डिनल नंबर तो इक्वल होता है लेकिन एलिमेंट इक्वल नहीं होते। जैसे 1, 2, 3 लिख दिया तो Na यानी कार्डिनल नंबर इसका हो गया 3, और B लिख दिया दूसरा सेट x, y, z, इसका भी कार्डिनल नंबर क्या है? 3 है। आप देखिए 3 एलिमेंट इसमें तो कार्डिनल नंबर 3, 3 इसमें तो कार्डिनल नंबर 3, दोनों के कार्डिनल नंबर बराबर हैं लेकिन एलिमेंट अलग अलग हैं। यहाँ 1, 2, 3 है और ये x, y, z है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। अब हम लोग परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट समझेंगे। फाइनाइट सेट जैसे समझ में आ रहा है कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकें वो फाइनाइट सेट होता है या परिमित समुच्चय होता है, या जिसका कार्डिनल नंबर हम गिन सकें, पता कर सकें। जैसे ये कोई सेट है 1, 2, 3, ये एलिमेंट लिखे हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 3 है। कोई दूसरा सेट लिख दिया A, B, C, D, इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 4। तो इनका कार्डिनल नंबर हमें मालूम है। ऐसे सेट जिनका कार्डिनल नंबर पता चल सके उसे
परिमित समुच्चय कहते हैं या फाइनाइट सेट कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं। और अपरिमित समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं होते, उनको हम गिन नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है ए बी, अगर हम इस पे स्थित बिंदुओं का सेट एक बनाएं, जितने भी बिंदु इसके ऊपर हैं या पॉइंट्स हैं, तो वो अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। या इस तरीके से अगर हमने लिख दिया नेचुरल नंबर का कोई सेट 1 2 3 4, ये भी अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। अब रिक्त समुच्चय, नल सेट या एम्प्टी सेट, इसको इस तरीके से लिखा जाता है जैसे नाम से पता चल रहा है। रिक्त समुच्चय मतलब यहाँ पे खाली है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हैं। तो इसका आप ध्यान दीजिए, कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर 0 हो जाएगा। ये क्या होगा? ये काउंटेबल है, तो ये एक फाइनाइट सेट होता है। पहली बात तो ये है। या परिमित समुच्चय, इसको इस तरीके से लिखते हैं, या कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं लिखती है, कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता, क्योंकि अगर आपने यहाँ 5 अंदर लिख दिया, इसको 5 बोलते हैं, तो ये एक एलिमेंट इस सेट में आ गया, तब ये नल सेट नहीं रह गया या एम्प्टी सेट नहीं है, ये आपका फाइनाइट सेट हो गया, जिसकी कार्डिनलिटी 1 हो गई, क्योंकि इसके अंदर 1 एलिमेंट आपने डाल दिया है। तो या तो आप ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, दोनों को एक साथ नहीं लिखा जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तभी यही दोनों नल सेट हैं, ये नल सेट नहीं है। अब सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट, इसके बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेट दिया हुआ है 1 2, बी है 3 4 5, और सी है 6 7 8 9, और यहाँ पे एक कोई यू सेट है, जिसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी और सी तीनों सेट यू से बन रहे हैं। ए में 1 2 है, यू में 1 2 है, बी में 3 4 5 है, यहाँ भी 3 4 5 है, और सी में 6 7 8 9 है, 6 7 8 9 यू में भी है। तो ये पहली बात तो ये है कि ये तीनों इसके सबसेट हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, या इसी से बने हैं। तो U यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन तीनों को समाहित कर रहा है अपने अंदर। U इन तीनों के लिए एक यूनिवर्सल सेट होगा, इस कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट होगा। इन तीनों सेट के लिए U यूनिवर्सल सेट होगा। अब हम लोग ओपन एंड क्लोज इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये बीच में 0 है, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 डैश डैश। अब आप देखिए, पहले तो ये है आपका ओपन इंटरवल, इसको समझ लीजिए। ओपन यानी खुला इंटरवल, और ये है आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज माने बंद। और कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं आप देखेंगे यूं या यूं। ये दोनों होते हैं सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। तो एक तरफ से बंद है, एक तरफ से खुला हुआ है, एक तरफ से खुला है, एक तरफ से बंद है। अब इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। जैसे अगर हमने यहाँ 2 3 लिख दिया, तो इसका मतलब ये है 2 और 3 के बीच के सारे पॉइंट, लेकिन 2 और 3 को छोड़ते हुए, 2 और 3 को छोड़ते हुए 2 और 3 के बीच के सारे पॉइंट इसमें आएंगे। अगर हमने यहाँ लिख दिया 2 और 4, ये है 4 आपका,
तो 2 और 4 के बीच में सारे पॉइंट, लेकिन 2 को भी लेंगे और 4 को भी लेंगे, ये हमारा क्लोज इंटरवल हो गया। अब यहां मान लीजिए लिख दिया हमने -2 -1, तो देखिए -2 की तरफ से क्लोज है, तो इसका मतलब -2 को हम ऐड करेंगे इसमें, लेकिन -1 को ऐड नहीं करना है। तो -2 और -1 के बीच के सारे पॉइंट -2 को लेते हुए और -1 को छोड़ते हुए। इसी तरह अगर हम लिख दें -1 to 1, तो यहाँ -1 को हमें छोड़ देना है, तो -1 को छोड़ दिया और 1 की तरफ से क्लोज है, तो 1 को हम ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा -1 to 1, -1 को छोड़ते हुए और 1 को लेते हुए, इसके सारे पॉइंट ये पॉइंट इसमें आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समुच्चय के बारे में आधारभूत जानकारी समझ में आई होगी। आप इसका निरंतर अभ्यास करें और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।